अपार्टमेंट 404 की लाल घंटी, एक जापानी शहरी किंवदंती पर आधारित पूर्ण हॉरर कथा। टोक्यो के किता जिले की एक सुनसान गली में एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग खड़ी है। नाम है फुजिमी हाइट्स। इस इमारत में अब शायद ही कोई रहता हो, बस कुछ जिद्दी किराएदार बचे हैं। लेकिन एक कमरा हमेशा से बंद है। अपार्टमेंट 404। जापान में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसे शी कहा जाता है, जो मृत्यु का उच्चारण भी होता है। लेकिन अपार्टमेंट 404 सिर्फ अंधविश्वास के कारण नहीं, खून से भी अभिशप्त है। 20 साल पहले एक हाई स्कूल की लड़की साना एकुबो वहां अपने माता पिता के साथ रहती थी। साना बहुत शांत थी, उसे अक्सर स्कूल में तंग किया जाता था। शायद ही कभी उसने मुस्कुराया हो। एक बरसाती शाम साना अपार्टमेंट 404 में दाखिल हुई और फिर कभी बाहर नहीं आई। उसके माता पिता ने कहा कि किसी बहस के बाद वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई आवाज तक नहीं आई। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो कुछ सामने आया उसने सबको सुन्न कर दिया। साना की लाश लाल टेलीफोन की तार से लटकी हुई थी, उसके होंठ काले धागे से सिले हुए थे। कमरे की दीवारें बेतरतीब खरोंचों से भरी थीं, जिनमें बार बार लिखा था मृत्यु। सबसे डरावनी बात यह थी कि फोन बज रहा था, जबकि वो अनप्लग्ड था। एक पुलिसवाले ने डर के बावजूद रिसीवर उठाया। सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वाताशी वा कोको नीरू, मैं यही हूँ। उस दिन के बाद अपार्टमेंट 404 को बंद कर दिया गया। लेकिन अफवाहें चलती रहीं। कई किशोर आधी रात को दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करने लगे। कहा जाता है कि अंदर से धीमे कदमों की आवाज आती थी। एक लड़का तो दावा करता था कि उसने फोन की घंटी सुनी और फोन ने उसका नाम पुकारा। जिन लोगों ने चोरी छिपे अंदर जाने की कोशिश की, वे या तो गायब हो गए या पागल। बिल्डिंग मालिकों ने 404 के आसपास के सभी फ्लैट्स को भी खाली करवा लिया। धीरे धीरे इस इमारत को कहा जाने लगा लाल अभिशप्त बिल्डिंग। वर्षों बाद जब यूट्यूब और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज का चलन बढ़ा, तो कुछ छात्रों ने इसमें दिलचस्पी ली। 4 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने अपार्टमेंट 404 की रात में वीडियो रिकॉर्डिंग की योजना बनाई। वो थे दाइची फिल्ममेकर मिकी मीडियम रे संदेहवादी और कोटा जोखिम उठाने वाला। आधी रात को वे कैमरे लेकर अंदर गए। बिल्डिंग के गलियारों में सीलन और लोहे जैसी गंध थी, मानो जंग नहीं, खून हो। 404 का नंबर मिटा दिया गया था, लेकिन उसकी आकृति अब भी दीवार पर उभरी हुई थी। दाइची ने ताला तोड़ा, दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कमरा ज्यों का त्यों था, धूल भरा, पर अब भी साना की मेज, उसका बिस्तर और वही लाल टेलीफोन वहां रखा था। मिकी ने तुरंत चेतावनी दी, कुछ मत छूना। लेकिन कोटा हंसते हुए फोन उठाता है। बंद है, वो कहता है। फिर फोन बज उठता है। कोटा घबरा कर फोन गिरा देता है, लेकिन घंटी बजती रहती है। दाइची कांपते हुए रिसीवर उठाता है। एक धीमी आवाज आती है, तुम में से किसी एक को यहीं रहना होगा। अचानक बत्तियां बंद हो जाती हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अंधेरे में चीखें गूंजने लगती हैं। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ रेई मिलती है, कांपती हुई, आंखें खुली की खुली और उसके होंठ काले धागे से सिले हुए। वो फिर कभी कुछ नहीं बोल पाई और अपार्टमेंट 404 फिर से सील कर दिया गया है। लेकिन अब भी रात के सन्नाटे में कभी कभी लाल फोन बज उठता है। रेई के परिवार ने उसे एक निजी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वो हर रात अचानक उठकर अपनी उंगलियों से हवा में लिखती थी, वही एक शब्द, मृत्यु। डॉक्टरों ने दावा किया कि उसे गहरा सदमा लगा है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बसा रहता था, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। एक रात नर्स ने उसे खिड़की के पास खड़ा पाया, खामोशी से बाहर घूरते हुए। रेई सान, आप ठीक हैं? रेई ने मुड़कर देखा और धीरे से फुसफुसाए, वो आ रहा है। उसी रात अस्पताल के फोन लाइन पर आखिरी बार एक कॉल आई। फोन उठाने पर नर्स ने सुना, तुमने मेरा खेल अधूरा छोड़ा है। इसके बाद अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जहां रेई का कमरा था। आग बुझाई गई,
लेकिन रेई कभी नहीं मिली। इस घटना के बाद एक अफवाह फैल गई, सानाए कुबो की आत्मा अब फुजिमी हाइट से बाहर निकल चुकी थी। लोगों ने उसे अलग अलग जगहों पर देखने का दावा किया, कभी स्टेशन पर, कभी लिफ्ट के शीशे में। एक फोटोग्राफर ने गलती से एक तस्वीर खींची जिसमें बैकग्राउंड में एक लड़की दिख रही थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म, बिखरे बाल और काले धागे से सिले होंठ। कुछ महीने बाद कोटा की बहन को एक लाल लिफाफा मिला, कोई पता नहीं, लेकिन अंदर वही टेलीफोन की घंटी वाली रिंगटोन की ऑडियो फाइल थी। फाइल का नाम था 404_call_me.wav। कोटा का परिवार उस रात के बाद गायब हो गया। घर खाली मिला, लेकिन डाइनिंग टेबल पर 4 गर्म चाय के कप थे। दाइची का कैमरा कई महीनों बाद एक यूट्यूब हॉरर फोरम पर बेचा गया। वीडियो फाइल डिलीट थी, लेकिन एक फोल्डर अपने आप बनता गया। नाम था watashi_wa_koko_ni_eru। हर बार जब कोई फोल्डर हटाता, वह वापस आ जाता। फोल्डर के अंदर एक इमेज थी, एक फ्रेम में 4 लोग खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक एक चेहरा गायब होता जा रहा था। मिकी की मां ने बताया कि मिकी ने अंतिम बार कहा था, मुझे कोई बुला रहा है, पर ये आवाज़ मेरी नहीं लगती। वो मंदिर गई थी शुद्धिकरण के लिए, लेकिन वहां पुजारी की आंखों से खून निकल आया। पुजारी की आखिरी बात थी, उसके पास अब सिर्फ नाम नहीं, शक भी है। तब से ये माना जाने लगा कि साना अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो एक योकाई बन चुकी है। वो खुद को भूल चुकी है और अब वो दूसरों की पहचान लेती है। जिसने एक बार भी उस फोन को सुना, वो उसकी सूची में शामिल हो जाता है और उस सूची से कोई बाहर नहीं निकलता।